Good morning, everyone. Today we are going to discuss a new topic in the microeconomic analysis, paper 1 of MA SEM 3rd. And the title of the lecture is An Introduction to the Theory of Production. अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो यूनिट 1 का पार्ट था और वो बेसिकली इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से रिलेटेड था। और जो भी यूटिलिटी फंक्शन है, चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन हो, वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर का पार्ट है, थ्योरी ऑफ डिमांड का पार्ट है। डिमांड अराइज होने से ही सप्लाई होती है, ऐसा कीन्स मानते थे। हालांकि क्लासिकल का विचार उल्टा था, वो मानते थे सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो चैप्टर है उसकी अपनी सीक्वेंसिंग है और उस सीक्वेंसिंग का जो सबसे पहला हिस्सा है, किसी भी किताब में आप पढ़ेंगे तो वो थ्योरी ऑफ डिमांड से रिलेटेड पढ़ेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसी थिंग एक पर्टिकुलर अप्रोच नहीं है। वहाँ अलग अलग टेक्स्ट बुक ने अलग अलग तरीके से अपनी किताबों को लिखा है, लेकिन माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस में कम से कम इतना ज़रूर है कि जो भी किताब लेंगे उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, उसमें थ्योरी ऑफ डिमांड से ही शुरुआत है, क्योंकि डिमांड फॉर्म्स द बेसिस फॉर सप्लाई। और इसलिए हमने भी जो शुरुआत की अपने लेक्चर की वो थ्योरी ऑफ डिमांड के हिस्से से की, और वो हिस्सा था इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। और इससे पहले कि हम एक नए चैप्टर को शुरू करें, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन को शुरू करें, एक जो कुछ अब तक पढ़ा हमने, करीब 6 लेक्चर्स उस पर लिए हैं, और उन 6 लेक्चर्स में जो कुछ भी चीज़ें हमने सीक्वेंस में पढ़ी हैं उनको नटशेल में आपके सामने प्रस्तुत कर दें। तो लेट अस हैव अ क्विक रिकैप about what we have studied so far about the indirect utility function. एक ब्रीफ रिव्यू जल्दी से जो हम लोगों ने अब तक चीजें पढ़ी हैं यूनिट 1 में, उसके बारे में आपको बता दें। शुरुआत हमने आपको बताया था इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन से की थी, और उसमें पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हमने दिया था यूटिलिटी फंक्शन का, अगर आपको याद। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और 1738 में ये कंसेप्ट यूटिलिटी का जो कंसेप्ट है डैनियल बर्नौली ने इंट्रोड्यूस किया था, जब उन्होंने एक बेटिंग पैराडॉक्स, जिसे सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स कहते हैं, एक बेटिंग पैराडॉक्स को का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था। और उसमें बेटिंग पैराडॉक्स में उन्होंने बताया था कि जो प्लेयर्स हैं दे हैव टू पे सम मिनिमम अमाउंट टू प्ले ए पर्टिकुलर गेम, और वो मिनिमम अमाउंट इसलिए देना पड़ता है कि बिकॉज यू एंजॉय और यू गेट सेटिस्फैक्शन बाय प्लेइंग द गेम। मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर आप मेले में जा रहे हैं और वहाँ बंदूक से गुब्बारों पे निशाना लगाना है, और आप ये सोचेंगे अरे 10 रुपया वो मांग रहा है 5 बार बंदूक चलाने का, 5 गोली चलाने का, और आपको ये लगता है कि हम कोई गुब्बारा नहीं फोड़ पाएंगे, नहीं खेलें, तो वो बेकार है। एक मिनिमम अमाउंट यू हैव टू पे, बिकॉज बाय प्लेइंग द गेम यू गेट सम सेटिस्फैक्शन। खेल में ये ना देखिए हार जीत होती है, खेल इसलिए इंसान भी खेलता है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टू यू, इट ऑल्सो प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू यू। तो
डैनियल बर्नौली ने वो बेटिंग पैराडॉक्स को रिजॉल्व किया सेंट पीटर्सबर्ग पैराडॉक्स और 1738 में, और वहां से यूटिलिटी शब्द या यूटिलिटी कंसेप्ट इकोनॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ। और उसके बाद हमने आपको बताया था बाद में जर्मी बेंथम ने बाद में इसको और इलेबोरेट किया यूटिलिटी कंसेप्ट को, और उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इंट्रोड्यूस किया, जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी या प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, और उन्होंने बताया कि किसी वस्तु से क्या सेटिस्फैक्शन, उसकी यूजफुलनेस क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि वो वस्तु किस हद तक, किस एक्सटेंट तक सेटिस्फैक्शन लोगों को प्रोवाइड करती है। यानी उन्होंने जोर दिया यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी में नहीं, बल्कि टू व्हाट एक्सटेंट दैट कमोडिटी कैटर्स and provide satisfaction to the people, and larger the satisfaction it provides to the people, greater the happiness or greater the utility would be। तो उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस या प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी इंट्रोड्यूस किया, और ये बताया कि कमोडिटी की जो यूजफुलनेस है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट ये है कि किस एक्सटेंट तक कमोडिटी जो है इट टेंड्स टू प्रोवाइड हैप्पीनेस टू द पीपल। वाटर डायमंड पैराडॉक्स का एग्जांपल ले लें। डायमंड आर नॉट नेसेसरी फॉर ह्यूमन एग्जिस्टेंस, तो इट डजंट कैटर और इट डजंट प्रोवाइड मच हैप्पीनेस टू द पीपल, except that it has a monetary worth। or water, which is essential for human existence, if you get a good quality of water and you are very thirsty, the satisfaction that it provides, it far outweighs the satisfaction that you may get at by merely possessing some diamonds। तो नॉमिनल वर्थ से हमें नहीं लेना है, हैप्पीनेस किस एक्सटेंट तक वो प्रोवाइड करती है, और उस पर जर्मी बेंथम ने जोर दिया प्रिंसिपल ऑफ ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द सोसाइटी। ये बात उन्होंने कही कि वो जो कमोडिटी की यूजफुलनेस है वो इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, ना कि नॉमिनल वर्थ कमोडिटी। और उसके बाद जर्मी बेंथम के बाद हमने बताया एडम स्मिथ ने ये वाटर डायमंड पैराडॉक्स को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि वही बात कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए अगर पानी इतना ही जरूरी है तो उसकी कीमत कम क्यों, और डायमंड जिसकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए जरूरत नहीं है उसकी कीमत ज्यादा क्यों। और लगभग 100 साल इस पे विचार चला, 100 years इस पे विचार चला, और बाद में जेवेंस ने, बोलरा ने 1870s के आसपास, और मार्शल ने, इन सब ने इसका उत्तर दिया और कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी प्रपोज किया। प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी या कंसेप्ट ऑफ मार्जिन प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वाटर जो है दैट इज अबंडेंस इन नेचर, इसलिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम है और प्राइस कम। तो प्राइस को मार्जिनल यूटिलिटी से लिंक किया, ये एक बहुत बड़ी देन है मार्शल की, और साथ में जो और उनके कंटेम्परेरीज उस समय के थे जिन्होंने कंसेप्ट ऑफ मार्जिन बनाने में योगदान दिया, चाहे वो वॉलरा हो
और चाहे वो जेवंस हो। और चूंकि ये जो फिनोमिना है मार्जिनल यूटिलिटी का, इसको गॉसन ने ऑब्जर्व किया, इसलिए जो मार्शल ने 1890 में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बनाया, उसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ लिया नाम उन्होंने, और जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी उन्होंने बनाया उसको नाम दिया गॉसन सेकेंड लॉ। ये बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने अपने नाम से उस लॉ को नहीं रखा, नहीं तो यहाँ लोग पेटेंट अपने नाम से लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मार्शल वॉज काइंड इनफ एंड वेरी जनरस कि he named it as Gausson's first law and Gausson's second law. और मार्शल के बाद, कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के बाद रिवील्ड हिग्स और एलन ने, क्योंकि मार्शल ने ये माना था यूटिलिटी मेजरेबल है, लेकिन हिग्स और एलन ने कहा यूटिलिटी ऑर्डिनल है, मेजरेबल नहीं है। और उन्होंने बाद में इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस परफॉर्म की, और हिग्स और एलन के बाद 4 साल बाद 1938 में उन्होंने परफॉर्म की, और 1942 में रेनी रॉय 1938 में सॉरी सैमुअल्सन ने बाद में 1938 में सैमुअल्सन ने रिवील्ड प्रेफरेंस एनालिसिस परफॉर्म की। उन्होंने ये कहा कि जो कंसेप्ट है हिग्स और एलन का, प्रिंसिपल ऑफ जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है वो वीक ऑर्डरिंग पर बेस्ड है, लेकिन उन्होंने कंसेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग प्रपोन्ड किया, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी प्रपोन्ड की 1938 में सैमुअल्सन ने। और 4 साल बाद रेनी रॉय ने फिर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन प्रपोन्ड किया अलोंग विद सैमुअल्सन। सैमुअल्सन और रेनी रॉय ने मिलके फिर इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को आगे बढ़ाया, कंसेप्ट को आगे बढ़ाया। ये चीज़ें हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में आपको बताई। बाद में जो नेक्स्ट लेक्चर हुआ उसमें यूटिलिटी फंक्शन क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शंस क्या है। डायरेक्ट यूटिलिटी हमने आपको बताया कमोडिटी कंजम्पशन पर है, x1 x2 जो आप कंज्यूम कर रहे हैं, और इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन जो है वो प्राइस और इनकम पे आधारित है। और उसके बाद हमने यूटिलिटी फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सेटेडनेस, अगर आपको याद हो। यूटिलिटी फंक्शन इज कोसाई कॉनकेव, अपवर्ड स्लोपिंग है, कॉनकेव फ्रॉम बिलो है, और कंटिन्यूअस है। और ये तीनों प्रॉपर्टीज जो यूटिलिटी फंक्शन होल्ड करता है उसे हम वेल बिहेव्ड फंक्शन कहते हैं। यूटिलिटी फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंज्यूमर जो है वो नॉन सेटेड रीजन में ऑपरेट कर रहा है, यानी इट नीड्स मोर ऑफ x1 x2, और यूटिलिटी फंक्शन कोसाई कॉनकेव है। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड है तो वो वेल बिहेव्ड यूटिलिटी फंक्शन कहलाता है। और उसी पे आधारित हमने कुछ एक्सपेंडिचर फंक्शन की प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है लीनियर होमोजेनियस है इन एब्सोल्यूट प्राइसेस, इन्हें अगर प्राइस बढ़ता है तो उसी प्रोपोर्शन में हमें एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा टू अटेन अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ यूटिलिटी। और इट इज कोसाई कॉनकेव इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव प्राइसेस, रिलेटिव प्राइस, क्योंकि अगर प्राइस रेशियो बदलता है तो कंज्यूमर वुड कंज्यूम more of the low price commodity as compared to the dearer commodity which is now more costly. तो उस सेंस में जब हम बात करते हैं तो जो एक्सपेंडिचर फंक्शन है कोसाई कॉनकेव है। एक्सपेंडिचर फंक्शन जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। अगर आप हायर यूटिलिटी लेवल जाना चाहते हैं तो यू हैव टू इंक्रीज द एक्सपेंडिचर। तो ये प्रॉपर्टीज जो एक्सपेंडिचर फंक्शन होल्ड करता है उसे ये कहते हैं कि वो वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन। और उसके बाद शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम के बारे में आपको बताया, याद हो। शेपर्ड उजावा डुअलिटी थ्योरम कहती है कि
अगर कोई एक्सपेंडिचर फंक्शन ई डैश एग्जिस्ट करता है which is a well behaved expenditure function, then corresponding to that expenditure function, well behaved expenditure function, there exists a utility function u dash, और उस u dash से अगर आप कोई दूसरा एक्सपेंडिचर फंक्शन निकालते हैं e डबल डैश, तो वो भी एक्सपेंडिचर फंक्शन वेल बिहेव्ड होगा। और इसी तरह से अगर कोई यूटिलिटी फंक्शन u डैश एग्जिस्ट करता है जो वेल बिहेव्ड है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एक वेल बिहेव्ड एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। और उस एक्सपेंडिचर फंक्शन से अगर कोई आप दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं u डबल डैश, तो u डैश और u डबल डैश आइडेंटिकल होंगे, वो भी वेल बिहेव्ड, दोनों वेल बिहेव्ड। तो ये शेफर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम है। एक यूटिलिटी फंक्शन अगर वेल बिहेव्ड है तो करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर फंक्शन एग्जिस्ट करेगा जो वेल बिहेव्ड होगा, और उस एक्सपेंडिचर फंक्शन से अगर आप दूसरा यूटिलिटी फंक्शन निकालते हैं u डबल डैश, तो u डैश u डबल डैश आइडेंटिकल। और उसी तरह से अगर एक एक्सपेंडिचर फंक्शन वेल बिहेव्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग u डैश एग्जिस्ट करेगा यूटिलिटी फंक्शन, और उस यूटिलिटी फंक्शन से अगर कोई दूसरा एक्सपेंडिचर फंक्शन ई डबल डैश निकालते हैं तो ई डैश ई डबल डैश बराबर आइडेंटिकल, वेल बिहेव्ड हो। तो ये शेफर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम है, और इसी डुअलिटी थ्योरम की मदद से हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन डिराइव करते हैं। तो चौथे लेक्चर में हम लोग ने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन को डिराइव किया, डेरिवेशन ऑफ इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। और वो यूटिलिटी फंक्शन निकालने के लिए दो स्टेप्स है। मिनिमाइज एक्सपेंडिचर सब्जेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ, तो पहले हम मिनिमम एक्सपेंडिचर निकालते हैं सब्जेक्ट टू गिवन लेवल ऑफ यूटिलिटी, और फिर उस एक्सपेंडिचर फंक्शन को इन्वर्ट करते हैं तो हमें इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन u डैश मिलता है इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स। ये लेक्चर 4 में बताया, आप चेक कर सकते हैं इन सब चीजों। लेक्चर 5 में फिर हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और रॉ आइडेंटिटी के बारे में दिया। रॉ आइडेंटिटी सिंपली ये बताती है कि अगर हम फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू इनकम एंड प्राइसेस ऑफ द गुड्स, और अगर इस पार्शियल डेरिवेटिव का रेशियो ले अलॉन्ग विद नेगेटिव साइन, तो इट गिव्स ऑप्टिमल क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर। तो माइनस डेल्टा u बाई डेल्टा y अपॉन डेल्टा u बाई डेल्टा pi इक्वल टू xi। तो इससे जो आप डिमांड फंक्शन डिराइव करते हैं वो मार्शिलियन डिमांड फंक्शन कहलाता है, अनकम्पेंसेटेड डिमांड फंक्शन कहलाता है। रॉ आइडेंटिटी की भूमिका है कि वो अनकम्पेंसेटेड मार्शिलियन डिमांड फंक्शन डिराइव करने में, और रॉ आइडेंटिटी का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है, और वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि जो अधिक इलास्टिक गुड्स हैं उस पर कम टैक्स लगना चाहिए। हाईली इलास्टिक गुड्स शुड बी टैक्स लेस। और ये जो बात हमने उस समय बताई, अब जीएसटी काउंसिल में गवर्नमेंट सरकार विचार कर रही है कि जैसे एक्टिवा है या मोटरसाइकिल है, हाईली इलास्टिक गुड्स हैं, इन पे जीएसटी क्या कम हो सकता है, और हो सकता है किया जाए और जल्दी किया जाए। बहुत जरूरी है क्योंकि ऑटो सेक्टर इस समय डीप रिसेशन में है, उसको राहत चाहिए। और दूसरी चीज है कि रॉ आइडेंटिटी इसके लिए थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करती है। और लास्ट लेक्चर जो कल लिया इनडायरेक्टली और शेफर्ड लेमा में, ये बिल्कुल रॉ आइडेंटिटी
यहाँ इनडायरेक्ट ड्यूटी फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। शेपर्ड लेमा में उन्होंने बताया, रोनाल्ड शेपर्ड ने, कि आप अगर एक्सपेंडिचर फंक्शन y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पी, तो वो डायरेक्टली आपको ऑप्टिमल क्वांटिटी कंज्यूम या ऑप्टिमल क्वांटिटी परचेजेस xi दे देगा। तो अगर आप एक्सपेंडिचर फंक्शन को प्राइस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इट डायरेक्टली गिव्स यू द ऑप्टिमल क्वांटिटी परचेज बाय द कंज्यूमर। ये शेपर्ड लेमा बताता है। और शेपर्ड लेमा जो है आपको कंपेंसेटेड फिक्स डिमांड फंक्शन डिराइव करने में मदद करता है, जिसको हमने डिटेल में कल डिस्कस किया। तो ये सारी चीजें हैं जो हमने पढ़ी इन 6 लेक्चर्स में। बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूटिलिटी एंड एक्सपेंडिचर फंक्शंस हैं, शेपर्ड-उजावा डुअलिटी थ्योरम है, डेरिवेशन ऑफ इनडायरेक्ट ड्यूटी फंक्शन है, इनडायरेक्ट ड्यूटी फंक्शन और रॉ आइडेंटिटी है, इनडायरेक्ट ड्यूटी फंक्शन और शेपर्ड लेमा। ये 6 लेक्चर जरूर हैं, लेकिन बड़ा गहन अध्ययन आपको चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था आप रजिस्टर में अपने नोट्स बनाते जाएं, क्योंकि एक बार लेक्चर अगर शुरू हो गए तो कोर्स फिर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। और इसी कड़ी में ये बैकग्राउंड है जो आपको हमने बताया कि क्या हमने यूनिट 1 में पढ़ा। कुछ हिस्सा हमने डॉक्टर कैथल सर से कहा हुआ है, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में वो बताएं। और अब हम लोग जो है आज एक यूनिट 2 पर चल रहे हैं, जो कि थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो यूनिट 1 में ये सब चीजें आपको पढ़नी है जो बताएं। अब यूनिट 2 पे है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं TOP, क्योंकि कई बार स्लाइड में उतना बड़ा बड़ा लिखना संभव नहीं। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट 2 का पार्ट है, एक बिल्कुल नया चैप्टर है, नई यूनिट है आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट 2 भी, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों के बारे में पढ़ें, इसलिए मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉस्ट भी प्रोडक्शन पर आधारित है। तो इसलिए प्रोडक्शन और कॉस्ट को हम लोगों ने एक ही यूनिट में रखा। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में है क्या बेसिकली, ये लेक्चर आप थोड़ा BA एलिमेंट्री लेवल से हमने शुरू किया है, क्योंकि बहुत से लोग PG में एडमिशन लेते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के, उनकी नॉलेज हो सकता ना हो। तो ये आप इंटर में भी ऐसा थोड़ा पढ़ चुके हैं, BA में भी पढ़ा है, और ये भी रिवीजन के तौर पे आप इसे ले सकते हैं। और कई लोग UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये काम आ सकता है। BA के स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं, MA के भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर टीचर का पढ़ाने का अपना नजरिया है। और जब हम कॉस्ट पे जाएंगे तो हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम सीधे कॉस्ट पे पहुंच जाएं और ये चीज़ें छोड़ दें तो ये भी एक इनजस्टिस रहेगा, क्योंकि हमें किस रूप में चीज़ें चाहिए और आपने किस रूप में पढ़ी है मुझे पता नहीं इसके बारे में। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स ने शुरू में कहा कि मैक्रो से भी ज़्यादा सिस्टमेटिक। You cannot move on to the next unit until you know the previous unit. आप कॉस्ट पढ़ नहीं सकते जब तक आपको प्रोडक्शन की पूरी नॉलेज। बहुत से स्टूडेंट हमारे रहे और उन्होंने पढ़ा, बड़े अच्छे से पढ़ा और आगे विभाग का भी नाम बहुत रोशन किया होगा। तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा इस चीज में। I have my own way, my own style of teaching, and I normally do not compromise with the standard. तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली है क्या, सिंपल लैंग्वेज में, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट।
ये शुरू में लिखा है, या इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी ये उत्पादन और उत्पादन के जो साधन है उनके बीच जो संबंध है उसको प्रदर्शित करता है। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, या बिटवीन आउटपुट एंड इट्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब हम इकोनॉमिक एनालिसिस थ्योरी पर रहते हैं तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वैसे तो बहुत सारे हैं, इनपुट बहुत सारे हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स में हम मेन इनपुट, प्रिंसिपल इनपुट हम लेते हैं, और वो प्रिंसिपल इनपुट जो हम लेंगे दो लिए हैं, लेबर और कैपिटल। क्योंकि अगर आप ज्यादा वेरिएबल्स या ज्यादा पैरामीटर्स अगर आप लेंगे तो एनालिसिस उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। क्योंकि लेबर कैपिटल दो लिए हैं, आउटपुट यानी 3 वेरिएबल की एनालिसिस करना बहुत आसान नहीं है, और अगर आप 4, 5, 6 ले लेंगे तो आप सोचिए कितनी दिक्कत आएगी। तो इकोनॉमिक थ्योरी की ब्यूटी ये है कि मिनिमम वेरिएबल्स में इट ट्राइज टू कैप्चर द मार्केट रियलिटी and put that market reality in a simplified theoretical structure, in a simplified theoretical form, so that you could get an idea about how the production takes place. तो उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन है वो इनपुट या आउटपुट और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच संबंधों को बताता है। और इकोनॉमिक थ्योरी में 2 मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिए गए हैं, 2 उत्पादन के साधन लिए गए हैं, एक है लेबर और दूसरा है कैपिटल, एक श्रम और दूसरा पूंजी। There are 2 factors of production which are considered. One is labor and the other is capital. और प्रोडक्शन का मतलब है टोटल आउटपुट से, कि इन दोनों फैक्टर्स का प्रयोग करके आप कितना उत्पादित करते हैं। हाउ मच आउटपुट यू प्रोड्यूस बाय यूजिंग लेबर एंड कैपिटल, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय टोटल प्रोडक्शन या प्रोडक्शन। तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन इस तरह से रिलेशनशिप बताती है लेबर, कैपिटल और आउटपुट वाई, सिंबल भी मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे पहली बात जो लिखी है इस स्लाइड में कि ये जो 2 हमारे प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं लेबर और कैपिटल, इनके नेचर को ध्यान में रखकर इकोनॉमिस्ट ने 2 हिस्सों में एनालिसिस को डिस्कस किया है, एक शॉर्ट रन एक लॉन्ग रन। और नेचर क्या है इन फैक्टर्स का, जैसे लेबर है, इसका नेचर जो है मोबाइल है। लेबर कैन वर्क इन वन प्लेस, लेबर कैन वर्क इन अनदर प्लेस। तो लेबर एक ऐसा फैक्टर है जिसको आप जल्दी से बढ़ा सकते हैं, जल्दी से घटा सकते हैं। और एक टर्म इकोनॉमिक थ्योरी बना हायर एंड फायर, जब जरूरत पड़े उसको हायर कर लो, जरूरत ना हो उसको फायर कर दो। अभी आपने देखा कोरोना पेंडेमिक के दौर में कितने लेबर वर्कर्स की नौकरी चली गई, वो अपना माइग्रेट करे घर वापसी के लिए जब लॉकडाउन हुआ, वर्कर छोड़ के चले गए। तो ये हायर फायर पॉलिसी का अंजाम है। तो लेबर इज ऐसा फैक्टर है विच कैन इजीली बी हायर्ड एंड विच कैन इजीली बी रिमूव। जब चाहो उसको रख लिया, जब चाहो उसको निकाल दिया। आपके घर में काम है, पुताई उताई करनी, आपने वर्कर हायर किया, पुताई कराई, काम खत्म, उनको निकाल दिया। वर्कर्स के प्रति रुख जो है सोसाइटी का, वो बड़ा सेल्फ मोटिव या सेल्फ इंटरेस्ट से इंड्यूस्ड है। नो वन विश टू कीप वर्कर विदाउट वर्क।
नामी वर्ग से वर्कर बना, और इसलिए वर्कर जो है वो मोबाइल फैक्टर है या वो वेरिएबल फैक्टर हम उसे कहते हैं। वर्कर इज बेसिकली द वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि उसको हम हायर कर सकते हैं, उसको फायर कर सकते हैं। लेकिन कैपिटल जो है, पूंजी, अगर आप कोई एसेट है, मान लीजिए एक मशीन लगाई, ऐसा नहीं आज लगाई कल उसे फायर कर दी, तो आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो कैपिटल को हम फिक्स फैक्टर मानते हैं शॉर्ट रन। तो कुछ नेचर है कुछ फैक्टर का जो कि कुछ समय के लिए वो फिक्स रहते हैं, उनको आप जल्दी हटा नहीं सकते, चेंज नहीं कर सकते, और कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो वेरिएबल है। तो लेबर इज वेरिएबल फैक्टर, कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर। अगर आपने फोटोकॉपी की दुकान खोली है तो आपने एक फोटोकॉपियर लिया, ऐसा नहीं हो सकता कल आप हटा देंगे, ये मशीन पुरानी हो गई नहीं लाओ, तो आप लागत भी मशीन की नहीं लगा, इसलिए कह रहे हैं कि कैपिटल फिक्स फैक्टर है। लेकिन लेबर अगर आपने रखा उसे कल हटा सकते हैं, हो सकता है कि आप खुद काम करें। क्योंकि आप अपने बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, कॉस्ट को कैसे हम मिनिमाइज करें। तो ये चीज में ये नेचर की बात हम कर रहे थे कि फैक्टर्स का नेचर कैसा। तो दो तरह के फैक्टर्स मिलेंगे, एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड। लेबर इज अ वेरिएबल फैक्टर और कैपिटल इज अ फिक्स्ड फैक्टर। तो शॉर्ट रन पीरियड इसी हिसाब से क्लासिफाई इकोनॉमिस्ट ने किया कि इट इज अ पीरियड इन विच वी कैन चेंज एट द मोस्ट ओनली वन फैक्टर, और वो फैक्टर लेबर है। कि शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें अधिक से अधिक हम एक उत्पादन के साधन को परिवर्तित कर सकते हैं। शॉर्ट रन इज अ पीरियड वेयर वी कैन चेंज ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन while all other factors are being kept constant। बाकी सारे फैक्टर कांस्टेंट है। और लॉन्ग रन में ऑल फैक्टर्स कैन बी वेरीड, सारे फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं हम चेंज कर दें। इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एंटरप्रेन्योर टू चेंज देम और नॉट। इन द लॉन्ग रन ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर्स, but the ultimate decision whether factor should be varied, changed, altered, it depends upon the discretion of the entrepreneur. It does not depend on the discretion of other people, only the entrepreneur, if likes, it can change. तो लॉन्ग रन में आप सब कुछ वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कई बार हम बैंक में अगर हम देखें लोन की बात करते हैं तो वहाँ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन पीरियड की बात होती है, तो वहाँ शॉर्ट रन पीरियड नॉर्मली 12 मंथ्स का माना जाता है, और 1 से 5 साल मीडियम पीरियड है, 5 साल से ऊपर लॉन्ग पीरियड है। इसी तरह गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, 5 साल से कम है, 1 साल से कम है तो शॉर्ट रन बॉन्ड्स हैं, 1 से 5 साल मिड टर्म बॉन्ड्स हैं, 5 साल से ऊपर है लॉन्ग टर्म बॉन्ड। तो अलग अलग कार्यों में शॉर्ट रन लॉन्ग रन कई बार टाइम से हम विभाजित करते हैं, लेकिन इकोनॉमिक थ्योरी में शॉर्ट रन लॉन्ग रन का मकसद जो है, अर्थ जो है, वो फैक्टर्स की वेरिएबिलिटी से है। शॉर्ट रन वो पीरियड है जिसमें अधिक से अधिक एक फैक्टर हम चेंज कर सकते हैं, और वो है श्रम या लेबर। और लॉन्ग रन वो पीरियड है वेयर वी कैन चेंज ऑल द फैक्टर्स। कई बार इसके अलावा एक मार्केट पीरियड होता है, मार्केट पीरियड 1 डे पीरियड होता है, यानी वो बेसिकली पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए, जहां गुड्स आप पेरिशेबल उन्हें स्टोर नहीं कर सकते, तो आपको पूरा माल बेचना है, ओनली फॉर पेरिशेबल।
लेकिन यहाँ पे शॉर्ट और लॉन्ग रन की ही बात है। शॉर्ट रन वो पीरियड है जहाँ अधिक से अधिक आप केवल एक उत्पादन के साधन को, एक फैक्टर को चेंज कर सकते हैं, बाकी सब कांस्टेंट है। और लॉन्ग रन में आपका डिस्क्रिशन है, आप चाहे सब बदल दें। दूसरी बात जो यहाँ लिखी है कि शॉर्ट रन में जो आउटपुट है वो कैसे वेरी करता, हाउ द आउटपुट वेरीज इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जो आउटपुट वेरी करता है उसको नाम दिया गया, इट वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। शॉर्ट रन में आउटपुट चेंज होता है इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और इसको दूसरा नाम दिया गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। और लॉन्ग रन में आउटपुट वेरी करता है इन अकॉर्डेंस विद 3 डिफरेंट लॉज, उन्हें हम लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल कहते हैं। और 3 तरह के रिटर्न्स टू स्केल है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो ये लॉन्ग रन में है कि आउटपुट में वेरी इन अकॉर्डेंस विद दीज 3 लॉज और मे बी इन कॉम्बिनेशन विद दीज 3 लॉज, increasing returns to scale, constant returns to scale and diminishing returns to scale। लेकिन सबसे पहले हमारा कंसंट्रेशन शॉर्ट रन पे रहेगा। मैं बहुत ब्रीफ में इनको पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये डायरेक्ट एमए के कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन ये बुनियाद जरूरी है अगर हमें आगे चीजें समझनी है। एमए के कोर्स का भाग नहीं है, लेकिन ये बुनियाद जरूरी है जिसे बगैर समझे आप आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर बुनियाद आपकी बहुत अच्छी है तो इकोनॉमिक्स में आगे दिक्कत भी नहीं आएगी। दिक्कत 2 वजह से इकोनॉमिक थ्योरी या इकोनॉमिक पेपर्स में आती है। एक ये है कि अगर आपकी मैथमेटिकल बैकग्राउंड वीक है, और दूसरा ये है कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं। और बेसिक कंसेप्ट अगर आपके मजबूत है, इकोनॉमिक मैथमेटिकल बैकग्राउंड है, आजकल बच्चा ज्यादातर साइंस सब्जेक्ट लेता है, तो कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से इकोनॉमिक्स में बच्चा ना समझ पाए। तो आप कभी इसको तबीयत से पढ़िए, तो आपको चीजें अगर अच्छी लगे तो अपने आप ही चीजें फिर समझ में आने लगती। वो कहा गया है ना एक शेर, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं हो सकता, कभी तबीयत से पत्थर तो उछालो मेरे यारों। तो अगर आप तबीयत से पत्थर उछाल दे तो ये कहा जाता है आसमान में भी छेद हो सकता है। तो अगर आप तबीयत से इकोनॉमिक्स को पढ़ लें तो ऐसा कुछ नहीं है कि इकोनॉमिक्स ना समझ में आए। लेकिन 2 चीजों की अनिवार्य, बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग हो और मैथमेटिकल बैकग्राउंड आपका अच्छा। अभी इंडिया के ये मैथमेटिशियन हैं, स्टीवेंस कॉलेज में पढ़ते हैं, 20 साल के हैं, भानु प्रकाश। उन्होंने लंदन में गोल्ड मेडल अपना हासिल किया मैथमेटिक्स में, और 167 पॉइंट्स उन्होंने। और उनसे जब ये पूछा गया, भानु प्रकाश से बड़ा अच्छा उत्तर दिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ रहा था। और इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत न्यूज़पेपर से अलग है, क्योंकि आप बाकी पेपर पढ़ेंगे, न्यूज आपको कहीं कोने में दबी मिलेगी या मिलेगी ही नहीं। उन्होंने फ्रंट पेज रिपोर्टिंग में भानु प्रकाश की फोटो और पूरी कवर स्टोरी दी हुई है। और जो सवाल भानु प्रकाश से पूछा गया जब इनाम उनको मिल रहा था कि आप अपने दिमाग पे इतना बोझ क्यों देते हैं जब कंप्यूटर और कैलकुलेटर अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा कि उसैन बोल्ट जो स्प्रिंटर हैं, जो 100 मीटर के गोल्ड मेडल जिन्हें ओलंपिक में मिला, उन्होंने कहा कि जब उसैन बोल्ट के पास कार है तो वो क्यों दौड़ता है। उत्तर देखिए कितना अच्छा दिया, ये हाजिर जवाबी है। फिर उन्होंने बताया कि फिजिकल परफॉर्मेंस से जो चीज आप अचीव करते हैं उससे आप ये दिखा सकते हैं कि विश्व में जो है भारत का नाम कितना बड़ा। तो ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल मिलता है और जो देश का जो तिरंगा जब ऊपर लहराता है, तो जो खुशी समस्त भारतवासियों को और उस खिलाड़ी को होती है, शायद वो खुशी जिंदगी में कोई और पल नहीं सकता।
तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे, मैथमेटिकल रीजनिंग अच्छी है, कोई कारण नहीं आप नहीं समझ सकते, क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में हैं वो एज ग्रुप में बड़े से बड़े कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं, आपका माइंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बेसिकली शॉर्ट रन में ये बताता है हाउ आउटपुट वुड चेंज एज वेरिएबल फैक्टर इज चेंज, कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो आउटपुट कैसे चेंज करेगा, कीपिंग और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट करना। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता उत्पादन में किस प्रकार परिवर्तन होगा जब हम वेरिएबल फैक्टर को परिवर्तन करते हैं, और फैक्टर्स और उत्पादन के साधन सब हम स्थिर रखते हैं। और यहाँ पे वो लॉ की डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉय करते हैं विद ए गिवन अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्टर, कि फिक्स फैक्टर का एक अमाउंट दिया हुआ है, मान लीजिए एक मशीन है या दो मशीन है, ये अमाउंट दिया हुआ है, और वेरिएबल फैक्टर को हम बढ़ाते हैं, इवेंचुअली अ पॉइंट विल बी रीच्ड बियॉन्ड विच, कि कुछ टाइम बाद एक पॉइंट आएगा बियॉन्ड विच ईच एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर प्रोड्यूस लेस आउटपुट, एक पॉइंट आएगा उसके बियॉन्ड जब आप अगली यूनिट बढ़ाएंगे तो पिछली यूनिट के मुकाबले कम उत्पादन करेगा, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स विल सेट, उत्पादन तो बढ़ेगा लेकिन अगर पहले ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था अब कम तेजी से बढ़ेगा। पिछली यूनिट के मुकाबले कम तेजी से बढ़ेगा। तो ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है। इसको अगर और स्पेसिफिकली इस लॉ को हम एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड, जैसे जैसे हम वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते हैं, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, देन टोटल आउटपुट इनिशियली इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, total output initially increases at increasing rate, then at diminishing rate, and finally total output declines, कि पहले कुल उत्पादन तेजी से बढ़ेगा, फिर घटती दर से बढ़ेगा और अंत में कुल उत्पादन स्वयं घट जाएगा। इस लॉ को एक तीसरी विधि भी है एक्सप्रेस करने की, कि हम इसको मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? मार्जिनल प्रोडक्ट जो है, इट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्शन ड्यू टू चेंज इन वन यूनिट ऑफ लेबर या वन यूनिट ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होगा जब हम एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर की चेंज करें तो उसे मार्जिनल प्रोडक्ट कहते हैं। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल या डी वाई बाई डी एल मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाता है। याद रखिएगा, एमपी इक्वल टू डी वाई बाई डी एल या डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल, याद रखिएगा, लिखा नहीं है यहाँ। एवरेज प्रोडक्ट क्या है? वाई बाई एल, टोटल आउटपुट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स। मान लीजिए 100 रुपया है और 10 वर्कर है, तो एवरेज वेज क्या हो जाएगी? 100 बटे 10, 10 रुपए। तो एवरेज प्रोडक्ट का मतलब है टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर या नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड बाई एल शॉर्ट, बाई टोटल आउटपुट है एल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड।
और टोटल आउटपुट जो है, जो भी टोटल प्रोडक्शन होगा बाय यूजिंग लेबर एंड फिक्स फैक्टर, वो टोटल आउटपुट, उसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर। तो इस लॉ को हम ऑल्टरनेटिवली मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जब एमपी, एपी और टीपी के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं तो देखिए इसको हम लिखते हैं as more and more units of variable factor are increased, as more and more units of variable factor are increased, keeping other factors constant, then marginal product initially becomes maximum, then average product becomes maximum, and finally total product becomes maximum. कि सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्ट अधिकतम होगा, फिर एवरेज प्रोडक्ट अधिकतम होगा, लास्ट में टोटल प्रोडक्ट अधिकतम। कि जब हम बाकी फैक्टर्स को फिक्स रख रहे हैं, लेबर को बढ़ा रहे हैं करके, तो सबसे पहले एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एल या डी वाई बाई डी एल वो बढ़ेगा, सबसे पहले मैक्सिमम होगा, फिर एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा और लास्ट में टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम। इस हिसाब से जब हम लॉ को डिफाइन करते हैं तो जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है उसकी हम 3 अलग अलग स्टेजेस शो कर सकते हैं। ये हमने दिखाया फिगर में जो आगे था कि जब हम एमपी, एपी और टीपी मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट के टर्म्स में इस लॉ को डिफाइन करते हैं तो इसका एक फायदा यह है कि हम उत्पादन की 3 अलग अलग अवस्थाओं को, 3 अलग अलग स्टेजेस को दिखा सकते हैं। और ये स्टेजेस यहां देखिए दिखाई गई। ये डायग्राम इंटर में भी है, बीए में भी है, एमए में भी यहां मैंने बनाया है। बारीकी देखिएगा इस डायग्राम की, पूरा कंप्यूटर से स्केच किया, आपके लिए बड़ी मेहनत लगी है क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज करने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, तभी आप डायग्राम अच्छे से स्केच कर सकते हैं। So I have tried to sketch to perfection as much as possible. फिर भी कोई एरर है तो उसको आप देखिएगा। इसमें डायग्राम के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा है और एक नीचे वाला, दोनों इंटीग्रेटेड हैं, ये ध्यान रखिएगा। वर्टिकल सम कहते हैं इसे, डायग्राम ऊपर नीचे बना रहे हैं वर्टिकल समेशन है क्योंकि एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ लेबर है दोनों जगह, एक्स एक्सिस पे सेम चीज है, वाई एक्सिस पे फर्क है। ऊपर वाले डायग्राम में टोटल आउटपुट है और नीचे वाले में आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर है। वहां हम टोटल आउटपुट मेजर कर रहे हैं और नीचे मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट ले रहे हैं, इसलिए आउटपुट पर यूनिट ऑफ लेबर है। अब आप देखिए कि तीनों स्टेजेस यहां बनी हुई हैं और दिखाई गई है। ऊपर वाले डायग्राम में ये देखिए, ये कर्व एक जा रहा है और इसको नाम दे दिया गया टीपीसी, टोटल प्रोडक्ट कर्व। टोटल प्रोडक्ट कर्व शुरू में देखिए नीचे झुका है और फिर ऊपर उठा है। ये डायग्राम आप 8-10 बार प्रैक्टिस कीजिएगा और जब बगैर देखे 2-3 बार आप बना लें तो ये समझिएगा कि आपको डायग्राम रट गया, गलती नहीं होना चाहिए। आगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। ये जो टोटल प्रोडक्ट कर्व यहां बनाया है, ये देखिए, इसमें और टोटल यूटिलिटी कर्व में फर्क है। टोटल यूटिलिटी कर्व थ्रू आउट कॉनकेव है, लेकिन ये कर्व जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है ये शुरू में कॉन्वेक्स है, पॉइंट आई तक कॉन्वेक्स है, ध्यान रखिएगा। आई तक कॉन्वेक्स का मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट आई तक तेजी से बढ़ा है। देखिए आई के नीचे बिंदु एम है, यहां तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा हुआ, पूरा बढ़ा। तो आई वो पॉइंट है जहां तक
टोटल प्रोडक्ट कर्व कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो है, और इसलिए कॉन्वेक्स है क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट यहां तक बराबर बढ़ा हुआ है। आई के ठीक नीचे ये पॉइंट L1 और L1 के नीचे M है। इसके बाद आई के बाद ये कर्व टोटल प्रोडक्ट बढ़ा है, मगर इसकी रफ्तार कम हो गई Z तक। बियॉन्ड I until Z टोटल प्रोडक्ट हैज इंक्रीज्ड एट अ डिमिनिशिंग रेट। और यहां पर देखिए M के बाद इसलिए मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगा, मार्जिनल प्रोडक्ट कम होने लगा है, और ये एवरेज प्रोडक्ट को बिल्कुल ऊपर के पॉइंट से काट रहा है। H पॉइंट जो है वो ये स्मॉल t पॉइंट यहां बना उसके ठीक नीचे है, t है ये L2 है पॉइंट, और ये L2 के ठीक नीचे H, ये तीनों एक लाइन में पॉइंट। यानी H पर आप देखिए मार्जिनल और एवरेज प्रोडक्ट बराबर होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट भी HL2 है और एवरेज प्रोडक्ट भी HL2 है। और जो ऊपर वाला डायग्राम है देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, चेंज, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है दैट इज चेंज इन टोटल प्रोडक्ट, और चेंज इन टोटल प्रोडक्ट जो आपको पॉइंट T दिखाया था जहां पे टेंजेंट है, क्योंकि ये स्लाइड आगे बढ़ गया, इसे मैं पीछे नहीं ले जा सकता, मुझे काटना पड़ेगा, इसलिए मैं उसे नहीं वापस ले जाऊंगा, लेकिन वो डायग्राम आपके माइंड में होना चाहिए। वो जो स्मॉल t पॉइंट है यहाँ पे वो टेंजेंट बना है, कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। चेंज का मतलब है कि आप tan थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगी, और एवरेज प्रोडक्ट भी वहां पे परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। तो ऊपर वाले डायग्राम में भी MP AP के बराबर है, और नीचे वाले पे MP AP को वहां काट रहा है इस पॉइंट पर। तो स्मॉल t जो आपने देखा L2 और H कैपिटल, ये सब एक लाइन में पॉइंट, और यहां पर फर्स्ट स्टेज खत्म होती है, जहां मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट के बराबर है वहां पे फर्स्ट स्टेज खत्म होती है। ये चीज यहां लिखा है स्लाइड। और सेकंड स्टेज उसके बाद आती है जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो। यानी सेकंड स्टेज शुरू हो गई जहां AP MP के बराबर है, और खत्म हो गई जहां MP जीरो है या टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम। ये लिखा है यहाँ, स्टेज 2 स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट H एंड कल्मिनेट एट पॉइंट L3। ये पूरा हिस्सा जो है स्टेज 2 का है, where MP becomes zero and total product becomes zero। तो स्टेज 1 ओरिजिन से शुरू होती है और खत्म होती है जहां मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट के बराबर है। स्टेज 2 शुरू होती है जहां MP AP के बराबर है, और खत्म होती है जहां MP जीरो या टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम। और उसके बाद का हिस्सा जो है वो स्टेज 3 का। उसके बाद का जो हिस्सा है वो स्टेज 3 का है, यानी जहां मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव है या टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट्स फॉलिंग डाउन। और इन तीनों स्टेज में जो खास बात यह है कि पहली स्टेज में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो वेरिएबल फैक्टर है और जो फिक्स फैक्टर है, इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें तो फिक्स फैक्टर इज इन एक्सेस ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टेज 1 में, और इसीलिए टोटल प्रोडक्ट बराबर बढ़ता है। स्टेज 2 में क्या है कि फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर अल्टीमेटली ऑप्टिमल कंबाइन करता है,
और इसीलिए टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो जाता है। तो स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट तो गिरता है, लेकिन टोटल प्रोडक्ट बढ़ता है और बढ़ के अल्टीमेटली मैक्सिमाइज हो जाता है। और क्योंकि वहां पे स्टेज 2 में वो मैक्सिमम होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि वेरिएबल फैक्टर इज ऑप्टिमली कंबाइंड विद द फिक्स फैक्टर। थर्ड में क्या है कि वेरिएबल फैक्टर ज्यादा हो जाता है, यानी जितना लेबर चाहिए ना उससे ज्यादा अगर आप लेबर लगाएंगे तो वो खुद भी बैठेगा और साथ में 2-4 को और बैठा लेगा, क्योंकि वो गप मारेगा, अलग नहीं मारेगा, 2-4 को लेकर मारेगा, अपना भी काम का हर्जा होगा, दूसरे का भी काम हर्जा करेगा। तो स्टेज 3 में इसीलिए नेगेटिव रिटर्न्स मिलते हैं। और प्रोड्यूसर सेकंड स्टेज में ऑपरेट करना चाहेगा। प्रोड्यूसर वांट टू ऑपरेट इन द सेकंड स्टेज, क्योंकि वहां पर टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम, और टोटल प्रोडक्शन जो कि मैक्सिमम है और मार्जिनल प्रोडक्ट सेकंड स्टेज में बराबर गिरती है, एंड प्रोड्यूसर वांट टू स्टे इन द सेकंड स्टेज, इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट, क्योंकि सेकंड स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर गिरता है। और थर्ड स्टेज में रहने का कोई सवाल नहीं, क्योंकि वहां पे नेगेटिव रिटर्न्स हैं। और फर्स्ट स्टेज में क्या है कि फिक्स फैक्टर इज मोर देन द वेरिएबल फैक्टर। तो स्टेज 2 इज द इम्पोर्टेंट स्टेज फॉर द प्रोड्यूसर, because fixed and variable factors are optimally combined. And why they are optimally combined? Because we say that total production is maximum in stage 2. And no producer would like to stay in stage 3 or to continue operating in stage 1 for a long time. इसलिए law of variable proportion is also called as law of diminishing marginal productivity, because producer wish to operate in stage 2 where marginal product gradually diminishes. स्टेज 1 में मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता भी है और घटता भी है, याद रखिएगा, बढ़ेगा भी और कम भी होगा। और स्टेज 3 में नेगेटिव रिटर्न से, केवल स्टेज 2 में मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर घटता है। और प्रोड्यूसर वहीं ऑपरेट करना चाहेगा, क्योंकि वहां पे अल्टीमेटली टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाता है। अब बिकॉज टोटल प्रोडक्शन बिकम मैक्सिमम, वी से वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर्स आर कंबाइंड ऑप्टिमली, एंड दैट इज व्हाट एवरी एंटरप्रेन्योर वांट्स। It want to optimally utilize the fixed and the variable factor, and this optimal combination is reached in stage 2. Therefore, this law is also called as law of diminishing marginal productivity. तो ये एक ब्रीफ में आपको हमने थ्योरी प्रोडक्शन के बारे में बताया, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में बताया, और आपको थोड़ा सा शुरू में हमने इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन में क्या क्या चीजें पढ़ी उसके बारे में। आपके लिए एक असाइनमेंट ये है कि जो डायग्राम बना है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का पूरा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान से देखिएगा कि लॉ, जब आप टोटल यूटिलिटी कर्व बनाते हैं और टोटल प्रोडक्शन कर्व बनाते हैं, उनमें क्या फर्क है। फर्क मैंने बताया कि जो टोटल प्रोडक्शन कर्व है शुरू में कॉन्वेक्स रहता है और फिर कॉनकेव होता है, लेकिन टोटल यूटिलिटी कर्व शुरू से ही कॉनकेव रहता है। इट इज थ्रू आउट कॉनकेव फ्रॉम बिलो, लेकिन टोटल प्रोडक्शन कर्व इज कॉन्वेक्स फ्रॉम बिलो अप टू सम पॉइंट, एंड बियॉन्ड दैट इट बिकम्स कॉनकेव। ये फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए वहां पे मार्जिनल यूटिलिटी बराबर गिरती है,
यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्ट बराबर नहीं गिरता, यहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट पहले बढ़ता है और फिर गिरता है। तो ये इसलिए बढ़ता है क्योंकि शुरू में टोटल प्रोडक्ट कर्व कॉन्वेक्स है, आपका प्रोडक्शन तेजी से बढ़ा और बाद में कॉनकेव हुआ है, फिर आपका कॉनकेव हुआ, यानी आप अधिक वेरिएबल फैक्टर लगा रहे हैं और आउटपुट कम बढ़। लेकिन टोटल यूटिलिटी कर्व में क्या है कि एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड यू गेट लेस एंड लेस यूटिलिटी। तो वहां टोटल यूटिलिटी शुरू से ही कॉनकेव। दोनों कर्व आप बनाइएगा। टोटल यूटिलिटी कर्व कैसा बना है आपको पहले बताया था, और आज टोटल प्रोडक्शन कर्व बताया है, और दोनों में अंतर देखिएगा बना के, और आप बताइएगा हमें कि क्या आपको डिफरेंस लग रहा है। जो डिफरेंस आपको बताया है वो आप देखिएगा, कुर्सियानिस की किताब आप पढ़ सकते हैं, गोल्ड फर्गूसन की किताब यहाँ लिखी है। अगर बाउमल की टफ लगे तो आप वॉटसन की पढ़ सकते हैं, सिंपल बुक है वॉटसन एंड जेट्स की। तो ये कई किताबें यहाँ मैंने लिखी हैं, इनमें से कुर्सियानिस की किताब सिंपल है, आप अच्छे से पढ़िए। वॉटसन जेट्स की भी किताब सिंपल है, गोल्ड फर्गूसन भी सिंपल। और जो असाइनमेंट आज का है वो सिर्फ इतना है कि यू हैव टू ड्रॉ दैट डायग्राम ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड नॉट वंस बट ट्वाइस थ्राइस until you draw without looking at the diagram। और आप ये देखिए उसमें माहिर हो गए कि नहीं। एंड द सेकेंड पार्ट इज कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल प्रोडक्ट कर्व एंड टोटल यूटिलिटी कर्व, ये समझिएगा। ये दो असाइनमेंट आपको दे रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल यूटिलिटी कर्व एंड टोटल प्रोडक्ट कर्व। और ये देखिएगा जो बात आज आपको बताई है वो आपको उस कर्व बनाने के बाद दिख रही है। लेकिन ये डायग्राम जो अभी बनाए हैं इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन का आगे जब थ्योरी ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे इनकी बराबर जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि इसको बनाइएगा अपने रजिस्टर पे, ऐसे मत जाने दीजिएगा। देखिए उसके बाद फिर आप चैप्टर समझ नहीं पाएंगे, ये मत कहिएगा कि सर समझ में नहीं आ रहा। Because what I am saying today, it carries lot of relevance and significance for tomorrow's lectures. Tomorrow's मतलब day after tomorrow or subsequent lecture. Because entire microeconomic theory is deeply connected, interconnected. बहुत high interconnectedness। और अगर आप नेट के एग्जाम में पास होना चाहते हैं, अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, तो आप सीक्वेंस से पढ़िए। और अगर आप इन लेक्चर्स को एक बार सीक्वेंशियली फॉलो कर लेंगे आपकी इकोनॉमिक थ्योरी बहुत मजबूत रहेगी। माइक्रो इकोनॉमिक, मैक्रो हमने पहले आपको। तो माय गुड विशेस टू यू, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वेदर दीज असाइनमेंट्स यू हैव कंप्लीटेड और नॉट, क्योंकि असाइनमेंट की आगे जरूरत पड़ेगी। रजिस्टर पे असाइनमेंट कीजिए, रजिस्टर पे लेक्चर नोट बनाते रहिए, क्योंकि अब स्पीड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे कंटेंट अधिक होते जाएंगे, अगर आपने अपनी तैयारी नहीं कर रखी है तो फिर उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे फ्यूचर। माय थैंक्स एंड गुड विशेस टू यू ऑल, और प्लीज गिव योर फीडबैक वंस अगेन आई एम टेलिंग, बिकॉज ओनली थ्रू योर फीडबैक आई कुड नो व्हाट यू आर डूइंग, बट वेदर यू आर फॉलोइंग द लेक्चर्स और नॉट। ये केवल सजेस्टेड रीडिंग्स है जो आपको बताई हैं। अगर आपके पास कोई और किताब है उससे भी पढ़ सकते, अगर आपको वो ठीक लगता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं, ओनली सजेस्टेड। ओके, थैंक्स एंड गुड विशेस, गुड बाय।